This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. Yes, probability sampling is a sampling in which we use certain law of probability, and each unit of the population have some pre-assigned probability of being selected in the sample. For example, मान लीजिए 10 जो मेरी बॉल्स थी उसमें सबको हमने प्रोबेबिलिटी सेम दे दी कि हमें पता है कि भाई एक कोई भी यूनिट निकलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/10। अगर हमने इसको कलर वाइज कर दें, 3 हम ब्लू कलर की ले लें और 7 हम रेड कलर की ले लें, तो अब रेड की प्रोबेबिलिटी अलग होगी और ब्लू की प्रोबेबिलिटी अलग होगी। तो प्री असाइन प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि पहले से ही कि इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। तो अगर ऐसा कंसेप्ट हम यूज करके सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सैंपलिंग इज मेथड ऑफ ड्रॉ ए सैंपल। मेरिट ये डिफरेंस देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। मिक्स्ड, कुछ पार्ट हम प्रोबेबिलिटी का कर लें यूज और कुछ हम ऐसे ही रैंडमली सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए कैप्टन तो हमने पर्पसिव से ले लिया और बाकी जो है वो हमने रैंडम सैम्पलिंग से ले लिया, तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो कभी कभी कुछ सिचुएशन में हम लोग मिक्स सैम्पलिंग भी यूज कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सैम्पलिंग, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्यों हम सैम्पलिंग करते हैं, चेक द वैलिडिटी ऑफ सेंसर्स, checking the difference between the measurement of sample and population, checking of characteristics of population, finite estimate of the population। तो अगर population की कोई हमें चेक करना हो कि भाई हमारी मान लो population के characteristic चेक करना हो तो हम सैंपल के बेस में कर सकते हैं। या कुछ चीजें जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम पॉपुलेशन वो कर ही नहीं सकते हैं सैंपल सर्वे, जैसे ब्लड टेस्टिंग है, तो ब्लड टेस्टिंग में हम कंप्लीट सर्वे नहीं कर सकते। वी ऑलवेज यूज ए सैंपल ऑफ ब्लड सैंपल। तो ये दे आर सिचुएशन जहाँ पे हम सैंपल यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ सैम्पलिंग मेथड, इसकी जरूरत नहीं, इसको आप काट सकते हैं, ये कहीं नहीं पूछा था। ओके, मुझे 3-4 डेफिनेशन जो मैंने बताई हैं, एक तो प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग क्या है, दूसरा मेन स्टेप्स क्या है सैंपल सर्वे करने के लिए, what is the difference between the sampling error and non sampling error, and what is the difference between the probability sampling and non probability sampling। आप ये 3-4 डेफिनेशन कर लीजिए। बाकी जो आता ही है कि क्या क्या उसके सैंपल सर्वे के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आप सब जानते हैं। चलिए अब आते हैं यूनिट नंबर 2, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। देयर आर 4 यूनिट्स, तो बिल्कुल इजी है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। चलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं, या पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एमएसटी 4 में पढ़ चुके हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, the random sampling obtained by the method of selection in which each item has an equal chance to be selected in the sample is called simple random sampling। अगर सभी के is called the random sampling। अगर सभी के चांस बराबर हैं तो उसे कहेंगे हम, जैसे हमने 10 बॉल्स ली थी तो सभी के चांस बराबर थे आने के, तो इट इज कॉल्ड द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। If a sample simple random sampling या कहिए random sampling, if simple random sampling we can use the 2 methods, simple random sampling with replacement and simple random sampling without replacement। जनरली जो हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो वहां पे यूनिट हम एकदम से नहीं निकालते। जनरली ऐसे करा कि हमारे पास मान लीजिए 10 का ग्रुप है, 5 यूनिट्स हमने ड्रॉ कर ली। हम जनरली क्या करते हैं, यूनिट्स 1 by 1 ड्रॉ करते हैं। तो 1 by 1 ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 मेथड मिल जाते हैं। कि एक तरीका तो है कि हम पहले एक यूनिट निकालें और दूसरा फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। दूसरा मेथड है कि हम लोग पहले 1 निकालें फिर उसको वापस रिप्लेस कर दें बैग में, तो देन वी ड्रॉ द सेकंड यूनिट। तो ऑन द मेथड they are categorized into two parts, simple random sampling with replacement and simple random sampling without replacement। तो मेथड वही है कि अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं बिफोर द सब्सिक्वेंट ड्रॉ देन इट इज कॉल्ड द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, और अगर हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड द विदाउट रिप्लेसमेंट। शॉर्ट में इसको SRSWR, डब्ल्यू मतलब विद रिप्लेसमेंट और WOR विदाउट रिप्लेसमेंट। अब कौन कौन से मेथड हैं,
तो जैसे मैंने कल बताया था लॉटरी मेथड है, एक हमारा रैंडम नंबर टेबल मेथड है, और तीसरा वाला है कंप्यूटर जनरेशन मेथड। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफाइन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड डिस्क्राइब राइट वेरियस मेथड्स ऑफ ड्राइंग ए सिंपल रैंडम सैंपल एंड डिस्क्राइब एनी वन। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो बताएंगे आप पहले कितने मेथड हैं इसको करने के। 3 मेथड्स हैं, लॉटरी मेथड, रैंडम नंबर टेबल मेथड, और तीसरे वाला है कंप्यूटर रैंडम नंबर जनरेशन मेथड। किसी एक को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सिंपल है पहले तो लॉटरी मेथड, तो ये तो आप जानते ही हैं, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लॉटरी मेथड में क्या करते हैं हम। कि मान लो, अगर चलिए बताता हूँ कि अगर पॉपुलेशन में 100 यूनिट हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेके 100 तक उसको नंबर कर देंगे। ठीक है, फिर हम 100 चिट्स बनाएंगे, चिट्स, और कोई भी मतलब जो आइडेंटिकल हो। ठीक है, मान ली चिट्टी बना ली मैंने 100, और उन पे नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 100। उनको फिर हम ये जो हम जब ये जो बना रहे हैं, ये चिट बना रहे हैं, दे शुड बी होमोजीनियस इन ऑल रेस्पेक्ट। कलर कलर उसमें प्लेन जो भी आपने रखना है वो सब बिल्कुल होमोजीनियस होने चाहिए। एंड देन दे आर पुट इन ए पर्टिकुलर बैग और ड्रम, और फिर हम उसमें से यूनिट निकाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे अगर उसमें से 5 यूनिट निकालनी है, 100 में से 5 का सैंपल लेना है, तो मैंने क्या किया, पहले इन सबको एक बॉक्स में डाल दिया, फिर एक मैंने यूनिट निकाल ली, उस पर नंबर आया 10। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने जिस घर को मैंने 10 नंबर दिया था उसको मुझे सर्वे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मेरा नंबर आया मान लेते हैं 22, फिर मैं 22 जो मेरा होम होगा मुझे उसका सर्वे करना होगा। फिर मेरा ये सब होगा तभी जब हम एक पूरा पहले सैम्पलिंग फ्रेम बना लेंगे। सैम्पलिंग फ्रेम मतलब लिस्ट ऑफ यूनिट्स। तो सबको पहले नंबरिंग कर देंगे और उसके बाद हम ये अप्लाई करेंगे। ओके, फिर मान लीजिए हमारा 30 आ गया तो 30 ले लिया, फिर 5 आ गया 5 ले लिया। इस तरह से हम 5 यूनिट ड्रॉ कर सकते हैं बाय द लॉटरी मेथड। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर सैंपल साइज बहुत बड़ा हो जाए, इतना सैंपल साइज हो जाए 10,000 का या 10 लाख का हो जाए, तो इतना सारी यूनिट्स बनाना, होमोजीनियस यूनिट्स बनाना, उन पे नंबरिंग करना, और फिर एक यूनिट निकालने के बाद उसको फिर रिमिक्स करना। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम लॉटरी करते हैं, आजकल तो कंप्यूटर से होने लगी है, पहले जब हम छोटे छोटे थे तो आती थी टीवी में कि भाई आप इस क्वेश्चन का आंसर भेजो पोस्ट कार्ड पे, तो फिर वो प्राइस दिखाते, तो दिखाते थे कि किस तरह से वो मिक्सअप करते हैं। बहुत बड़ा पूरा रूम उनका जो है उससे भर जाता था पोस्ट कार्ड से, और फिर उसको मिक्स करना होता था, क्योंकि आपने एक निकाल लिया तो फिर उसको मिक्स करते थे कि अभी ये कोई नंबर वैसा ना आ जाए दोबारा। तो रिमिक्सिंग उसका बड़ा टफ होता था। और कार्ड, क्योंकि कार्ड तो गवर्नमेंट ने सेम ही होमोजीनियस करे थे, तो इसलिए वहां तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको कार्ड बनाने पड़ेंगे होमोजीनियस, तो प्रॉब्लम आती है। तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग भी है। एक एक नंबर निकालने के लिए आपको पहले आपने एक निकाला, फिर रिमिक्स करा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके निकालो तो बहुत टाइम लगेगा। तो इट इज टाइम टाइम टेकिंग प्रोसीजर। पर अगर जैसे बहुत छोटा करना है, जैसे हमने कल अपने क्या किया था, हमने कल जब एलोकेशन की थी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे, तो हमारा सैंपल साइज कितना था, हमारे 4 ट्रीटमेंट्स थे, तो 4 ट्रीटमेंट्स के लिए बेटर है कि 4 चिट बनाइए, डालिए, एक एक ट्रीटमेंट निकालते रहे, तो वहां पे हम कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। सेकंड है रैंडम नंबर टेबल। तो रैंडम नंबर टेबल है क्या, पहले ये देखते हैं। कहाँ पे रैंडम नंबर टेबल, शायद बाद में है। फॉर्मल बुकलेट में दी हुई है रैंडम, इस पे नहीं है। चलिए फॉर्मल बुकलेट पे चलते हैं एक बार। यस, दिस द रैंडम नंबर टेबल।
they are they are numbers which are made of digits 0 to 9, and the number are formed in such a way that each digit occurs same number of times. 0 है अगर इस पूरे पेज पे 0 जो है वो अगर 1000 बार आ रहा है तो 3 भी लगभग 1000 बार ही आएगा. So there are so many random number table. Fisher and Yates, Kendall, दो ही मेरे को नाम याद आ रहे हैं. तो काफी लोगों ने रैंडम नंबर टेबल बनाया एंड दे यूज डिफरेंट टेक्निक्स टू प्रिपेयर द रैंडम नंबर टेबल. कुछ ने क्या किया, उस टाइम पे टेलीफोन डायरेक्टरी चलती थी, अगर शायद आपने कभी देखा हो टेलीफोन डायरेक्टरी, जो लैंडलाइन फोन्स होते हैं उनकी डायरेक्टरी बनती थी. तो वहां पे जो नंबर हैं वो अल्फाबेट के लिए अकॉर्डिंग अरेंज होते थे उसमें, टेलीफोन डायरेक्टरी में. तो नंबर अरेंज होंगे, मान लो किसी ने तो ले लिया था 80s में फोन ले लिया, मतलब अमित कोई बंदा है उसने 80s में फोन लिया, और अमित कुमार ने लिया 2000 में, तो उसके बीच में तो बहुत सारे नंबर अलॉट हो जाएंगे. पर क्या होगा, जब हम उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो अमित फिर अमित कुमार आ जाएगा. तो क्या हुआ, जो यहाँ पे जब टेलीफोन नंबर बनेंगे, एक यहाँ पे आया एक यहाँ पे, वो बिल्कुल रैंडम होंगे, मतलब उनमें कोई भी कोरिलेशन या कोई भी कोरिलेशन नहीं है. तो इस तरह से जो टेलीफोन नंबर इस तरह से जनरेट हुए, दे ट्रीटेड एज दे एज अ रैंडम नंबर. तो इसी बेस पे उन्होंने कुछ ने कुछ और आइडिया सोचा, तो इस तरह से रैंडम नंबर बनी हुई है. तो यहाँ पे रैंडम टेबल को यूज, रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए वी यूज द रैंडम नंबर टेबल. वी यूज द रैंडम नंबर टेबल इन विच वी फॉलो द प्रोसीजर. क्या प्रोसीजर है कि मान लो मेरे को अगर मेरे को मान लो जो मेरे पास 100 यूनिट्स हैं, उसमें से 5 का सिलेक्शन करना है. ठीक है, तो ये कितने नंबर का है, डिजिट का है, 3 डिजिट का है. तो मैं यहाँ पे 3 डिजिट के नंबर कंसिडर करूंगा. इनको बता देते हैं. आप ऐसे भी कर सकते हो, रो वाइज भी कर सकते हो, कॉलम वाइज भी कर सकते हो, डायगोनल वाइज भी कर सकते हो, और कोई भी पेज ओपन कर सकते हो. ये लगभग 200 पेज या 300 पेज की बुकलेट है. ठीक है, तो कोई भी आप पेज ओपन कर सकते हो, वहां से सिलेक्शन कर सकते हो. सबके आंसर अलग अलग आएंगे, ऐसा नहीं कि सबके आंसर सेम आएंगे, सबके आंसर अलग अलग आएंगे. तो पहला नंबर मेरे को दिख रहा है 3 डिजिट का 033. तो 33 मेरा सिलेक्शन हो गया पहला. ठीक है, फिर सेकंड नंबर मेरा बन रहा है 979, पर ये तो 100 से बड़ा है, तो मैं इसको यहाँ पे, या तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ, या मैं दूसरा मेथड भी यूज कर सकता हूँ, रिमाइंडर, कि मैं इसका रिमाइंडर ले लूं. 100 से डिवाइड करके इसको जो रिमाइंडर बचेगा वो ले सकते हैं. तो कौन सा बचा, 79. तो यानी मेरा जो नंबर सेकंड नंबर से सिलेक्ट हुआ वो 79. थर्ड है 167, तो यहाँ पे रिमाइंडर ले सकते हैं 67. फिर आया 126, तो यहाँ पे आ गया 26. तो इस तरह से हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ द रैंडम नंबर टेबल. ओके, हम यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, इस वाले कॉलम से भी शुरू कर सकते थे. तो मेरा नंबर यहाँ पे कितना है, 42. रिमाइंडर लेता हूँ अगर मैं, यहाँ पे कितना आया, 01. यहाँ पे कितना है, 47. नेक्स्ट नंबर 32, फिर 25. इस तरह से हम रैंडम नंबर ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, फिर यहाँ पे 42 आया, तो जिस यूनिट पे 42 नंबर पड़ा होगा उसको हम अपने सर्वे में सेलेक्ट कर लेंगे. जिस पे यूनिट 1 पड़ा होगा उसको अपने सर्वे में सेलेक्ट कर लेंगे. 47 होगा उसको अपने सर्वे में सेलेक्ट कर लेंगे. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी फिल द क्वेश्चन अरे, जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, एंड देन वी प्रोसीड. तो ये तरीका है हमारा यूज द रैंडम नंबर टेबल. ठीक है, थर्ड मेथड क्या है, ये हाँ, टिपिट रैंडम नंबर टेबल, फिशर एंड येट्स, केंडाल, और रैंडम कॉपरेशन रैंडम नंबर टेबल, रैंड कॉपरेशन रैंडम नंबर टेबल. विद द हेल्प ऑफ एक्सेल हम एक ही सेकंड में बहुत सारे रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं. कंप्यूटर रैंडम नंबर जनरेट मेथड. तो क्योंकि यहाँ पे अब क्या होगा, इसको इस तरह रीड करना और बड़ा टफ है, तो जनरली हम लोग आजकल सर जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्यूटर करने लगे हैं. तो हम कंप्यूटर से भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं. जो जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं जनरली सब इनबिल्ट है, खाली रैंडम डालने से भी रैंडम नंबर जनरेट होते हैं. पर इन्होंने कहा कि एक रेकरेंस रिलेशन बना ली, कि रेकरेंस रिलेशन के हिसाब से भी हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द लीनियर कांग्रुएंशियल जनरेशन मेथड. ये एमएसटी जो लास्ट ब्लॉक है वहां पे भी है सेम, तो वहां पे भी हम करेंगे इसको. ये मेथड बनाया इसने. रेकरेंस रिलेशन तो जानते हैं ना, कि एक को रखने के बाद दूसरा नंबर अपना जनरेट हो जाएगा.
तो जेड आई इज इक्वल टू ए जेड आई माइनस वन प्लस सी प्लस इंटू मोड एम। तो अगर हम जेड को आई को 0 रख देंगे तो जेड वन आ जाएगा, जेड वन इज इक्वल टू ए जेड 0 प्लस सी मोड एम। तो वेयर ए सी एम आर कॉन्स्टेंट, ए इज कॉल्ड द मल्टीपल में है तो मल्टीपल इंटीजर रख दिया इसका नाम, सी को हमने सिर्फ को सी को कहा इंक्रीमेंट क्योंकि ये प्लस हो रहा है, इंक्रीमेंट इसमें इंक्रीमेंट दे रहा है, इंक्रीमेंट एंड एम फॉर मॉडुलस, मॉडुलस मतलब कि यहाँ पे जो लेगा वो रिमाइंडर टर्म लेगा। अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, वो हमारी 102 आ गई, 102 और m मेरा है 10, तो मैं m इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर टर्म है वो लूंगा मैं, तो यहाँ पे आ गया 2। तो मोड m का मतलब है रिमाइंडर, कहीं लिखा होगा यहाँ पे भी, यस ये लिखा, मीन्स रिमाइंडर टर्म्स व्हेन n इज डिवाइड बाई m। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ जेड तो हमें क्या चाहिएगा, ये कांस्टेंट चाहिए, a चाहिएगा, c चाहिएगा, m चाहिएगा और जेड 0 चाहिएगा, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए मैं i को 1 रखूंगा तो मुझे चाहिएगा, यहाँ बनेगा जेड 0, तो मुझे जेड 0 चाहिए। तो ये सब चीजें हमारे पास है तो हम इससे भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं। यस, तो इसने कहा m इज इक्वल टू 8 है, a इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करी तो 3 आ गया। अब z को इसमें अगर हम z i को 2 रखेंगे तो क्या हो गया, a z1 प्लस c मोड m। तो आपके पास a भी ऑलरेडी है, z1 आपने पहले कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से z1 आ गया, उसकी वैल्यू रखेंगे, फिर c मोड m करेंगे, इस तरह से आप करते हैं। पर इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जैसा हमारा m अगर डिसाइड हमने कर लिया, तो ये जो क्योंकि हम ले रहे हैं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर अगर हम किसी चीज किसी भी नंबर को इफ वी डिवाइड बाय द 8 तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी रिमाइंडर की, बताएगा कोई? किसी भी नंबर को अगर हम 8 से डिवाइड करें और रिमाइंडर देखें तो क्या क्या 1 से लेकर 7 सर, 7 तक, बल्कि 0 भी आएगा ना, हो सकता है रिमाइंडर कुछ भी ना आए, 0 तो 0 आ यस सकता है, सर, 0 भी आएगा। यस। तो दे आर टेकन एज द रैंडम नंबर, इनको हमें रैंडम नंबर लेना है जो जनरेट होके आ रहे हैं। तो हम इससे कुल मिला कितने रैंडम नंबर जनरेट कर पाएंगे, 8 ही रैंडम नंबर जनरेट कर पाएंगे। तो हमें इसमें इसका मतलब क्या है, m को हमें चूज करना पड़ेगा एज लार्ज एज पॉसिबल, जिससे हमारे बहुत सारे रैंडम नंबर जनरेट हो जाए। इसकी ये प्रॉब्लम और है, इसमें कभी कभी क्या होता है, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम लास्ट ब्लॉक पढ़ेंगे, कि कुछ टाइम बाद ये साइकिल रिसाइकल होने शुरू हो जाता है, सेम रैंडम नंबर जनरेट होना शुरू हो जाता है, या किसी नंबर में अगर 0 लग गया तो वो 0 चलता चला जाएगा। जैसे मान लो आपका रैंडम नंबर 10 आ गया, तो नेक्स्ट नंबर भी 50 होगा या 70 होगा या 30 होगा, यानी 0 साथ में उसका अटैच हो गया। तो ये प्रॉब्लम्स के साथ रहती है। तो फॉर दैट वी हैव टू चूज MAC, हम ऐसे मैनर में चूज करते हैं कि ये प्रॉब्लम ना आए, वहां पे हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो बहुत इजी है ये, आप इससे आराम से रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। चलिए 3 मेथड हो गए आपके पास, ये भी आपको करने हैं। अब चलते हैं हम आगे, प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्या क्या प्रॉपर्टी है, देखिए पहले तो यहाँ पे नोटेशन देखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे सैंपल भी आ रहा है, पॉपुलेशन भी आ रही है, तो नोटेशन तो लगभग वही है ना, सॉरी बदल गए हैं जो हमने इन्फ्रेंस में पढ़े थे। इन्फ्रेंस में हमने माना था पॉपुलेशन मीन को माना था म्यू, आपको याद होगा, पॉपुलेशन वेरिएंस को माना था सिग्मा स्क्वायर, और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को माना था पी। सैंपल को माना था हमने एक्स बार कैपिटल, और यहाँ माना था हमने एस स्क्वायर कैपिटल, और यहाँ माना था हमने पी सैंपल के लिए। पर यहाँ पे नोटेशन सब चेंज हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं नोटेशन को यूज करेंगे पॉपुलेशन के लिए, कैपिटल्स यूज करेंगे हम पॉपुलेशन के लिए, और इनका स्मॉल वर्जन हम करेंगे सैंपल के लिए। तो पॉपुलेशन अगर मीन को, पॉपुलेशन साइज को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैपिटल एन से, सैंपल साइज को स्मॉल एन से। पॉपुलेशन यूनिट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल से, और सैंपल यूनिट को हम स्मॉल से। पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल एक्स बार से, और सैंपल मीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एक्स बार से। पॉपुलेशन वेरिएंस को रिप्रेजेंट करना है तो एस स्क्वायर से, और सैंपल वेरिएंस को करना है तो स्मॉल एस स्क्वायर से। ये हम नोटेशन हम यूज करेंगे। तो पॉपुलेशन की यूनिट्स मान लेते हैं हम, क्या है 1x1 x2, और कितने यूनिट है, n है कैपिटल, तो ये यूनिट्स हैं। इसका मीन निकालना हो, बाकी सब चीजें वही हैं, ये सबको ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। तो ये आ गया हमारा पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन निकालना है तो हम सैंपल की ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे, यानी स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल x3, जो जहां तक भी है, मान लीजिए स्मॉल n तक है तो n डिवाइड बाई n, ये टर्मिनोलॉजी है। ओके, ये जो स्मॉल x1 है, क्योंकि हम यहां से ले रहे हैं पॉपुलेशन से, तो कुछ भी हो सकता है स्मॉल x1,
कैपिटल X1 भी हो सकता है, कैपिटल X2 भी हो सकता है, कैपिटल XN भी हो सकता है, पर नोटेशन के लिए हमने यहाँ पे स्मॉल यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे और क्या है इसमें बताने के लिए, एस वही है हमारा सैंपल वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस। तो यहाँ पे हम जब एस की बात करेंगे तो एस इज इक्वल टू होगा 1/n-1। ये बोले हैं, इसे बोलते हैं मीन स्क्वायर। यहाँ पे जो इसको हम सैंपल वेरिएंस पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं बोलेंगे, इसके यहाँ पे थोड़ी टर्मिनोलॉजी चेंज है इसमें, इसको बोलेंगे हम यहाँ पे कहीं पे होगा पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। यस, पॉपुलेशन मीन स्क्वायर, पॉपुलेशन मीन स्क्वायर को बोलेंगे एस स्क्वायर, और पॉपुलेशन वेरिएंस को हम यहाँ पे भी सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका फार्मूला n होगा, और पॉपुलेशन मीन स्क्वायर में इसका फार्मूला n-1 होगा। यस यस, ये थ्योरम्स हैं, ये थ्योरम्स वैसे तो नहीं आते प्रूव करने के लिए, पर ये इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आता है न्यूमेरिकल टाइप में, 2 मार्क्स का। तुमको समझना होगा बस, क्वेश्चन में कंसेप्ट तो सेम यूज होगा पर न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। कह रहा है कि प्रूव दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन एट एनी गिवन ड्रॉ इज इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एट द फर्स्ट ड्रॉ। कह रहा है कि पहले ये देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एट फर्स्ट ड्रॉ, कि हम कोई भी यूनिट फर्स्ट ड्रॉ पे निकालते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पहले देखनी है कितनी होगी। मान लेते हैं हमारे पास कुल मिला के 10 यूनिट है, तो पहले नंबर पे अगर हमें कोई भी यूनिट निकाले, एक यूनिट निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सिंपल रैंडम सैंपलिंग में? 1/, यस कोई बताएगा? 1/10। चलिए अब दोबारा थोड़ा सा मैं एक स्कोर मॉडिफाई कर रहा हूँ, मुझे इसमें से 5 यूनिट निकालनी है। तो पहली यूनिट निकालूंगा, फिर दूसरी निकालूंगा, फिर तीसरी निकालूंगा, फिर चौथी निकालूंगा, फिर फिफ्थ निकालूंगा, ऐसे यूनिट निकालनी है। ठीक है, तो पहली यूनिट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी बताई आपने? 1/10। ठीक है, ये कह रहा है कि अब देखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी दैट प्रूव दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, कोई इसमें से एक स्पेसिफाइड यूनिट है उसको निकालना है, और किसी एक पर्टिकुलर गिवन ड्रॉ पे निकालना है, थर्ड ड्रॉ पे निकालना है मान लो मुझे उस यूनिट को। मान लीजिए यहाँ पे मेरा कैप्टन है, ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं, कैप्टन भी लेना है मेरे को। तो कैप्टन, अब आजकल कौन है कैप्टन भाई टीम का? इंडिया टीम का कैप्टन कौन है? कोहली। हाँ, कोहली है, अभी तो कोई और था शायद। रहाने है सर, रहाने। रहाने, रहाने, यस रहाने, यस आर निकालना रहाने। तो रहाने को मैं फर्स्ट पे भी निकाल सकता हूँ, सेकंड पे भी, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। मैंने सोचा कि मैं थर्ड पे निकालूंगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं थर्ड पे निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, चलिए। तो भाई रहाने जी हमारे फर्स्ट पे नहीं आने चाहिए, सेकंड पे भी नहीं आने चाहिए, थर्ड पे निकलने चाहिए। तो रहाने जी को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/10 फर्स्ट यूनिट पे निकालने की, क्योंकि फर्स्ट में तो रहाने जी कितना है, एक ही तो है, और यूनिट कितनी है 10, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फेवर में कितने 1 और टोटल हुए 10, तो 1/10। और ना निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/1 - 10। तो ये रहाने जी यहाँ पे नहीं आए, तो कोई और तो सिलेक्शन हो गया होगा। रहाने जी तो नहीं आए फर्स्ट फॉर्म पे, तो वहां पे कोई और निकल गए, मान लीजिए रोहित जी निकल गए। अब सेकंड पे आए, तो यूनिट कितनी रह गई अब इसमें? 9 यूनिट रह गई, एक तो निकल गए यहाँ पे कोई और। तो अब रहाने जी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब रहाने जी प्रोबेबिलिटी 1/9 है, तो अब भी नहीं आना चाह रहे रहाने जी, हम तो थर्ड पे निकालेंगे उनको, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 1 - 1/9। ठीक है, थर्ड डाउन आते हैं ना सर? हाँ जी, हेलो, कह रहा सर थर्ड हाँ आते हैं। थर्ड पे आना है उनको। तो थर्ड पे अब चलते हैं, फिर थर्ड पे एक और कोई आ गया यहाँ पे। अब कितनी यूनिट रह गई? अब 8 प्लेयर रह गए। अब हमें रहाने जी को निकालना है, तो रहाने जी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8, तो थर्ड यूनिट पे 1/8 हो गई। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो देखिए कितना आएगा। यह आ गया ऊपर 9/10 पहले, उससे दूसरे पे आ गया 8/9, और थर्ड पे आ गया 1/8। तो 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 1/10। यानी अगर आने जी को हम फर्स्ट पोजीशन पे निकालते तब उसके प्रोबेबिलिटी के बराबर आ गया ये। तो ये कह रहा है कोई भी स्पेसिफाइड यूनिट किसी भी ड्रॉ पे निकालो, उसकी प्रोबेबिलिटी वही होती है जो फर्स्ट ड्रॉ पे होती है। ओके, तो इसको ऐसे क्वेश्चन को फॉर्मेट करके बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है।
चलिए सेकंड देखते हैं क्या है। ऐसे एक थ्योरम और है यहाँ पे। यस, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पेसिफाई यूनिट इज सिलेक्टेड इन द सैंपल। अब उस स्पेसिफाई यूनिट को सैंपल में सेलेक्ट करना है, यानी रहाणे जी को लेना ही लेना है। तो हम कहाँ पे ले सकते हैं? या तो हम पहली ड्रॉ पे ले लें, या सेकंड ड्रॉ पे ले लें, थर्ड ड्रॉ पे ले लें, फिफ्थ ड्रॉ पे ले लें, अगर 5 हमें सिलेक्शन करने हैं। तो पहली ड्रॉ पे लोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने बताई कि 1/10 होगी। सेकंड ड्रॉ पे लोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वो भी 1/10 ही होगी। अभी हमने देखा कि थर्ड ड्रॉ पे लिए तब भी 1/10 ही रही। और तो हम राणे जी को या तो पहली जब पहली यूनिट निकाल रहे हैं उस पर भी ले सकते हैं, सेकंड यूनिट निकाल रहे हैं उस पर भी ले सकते हैं, थर्ड यूनिट निकाल रहे हैं उस पर भी ले सकते हैं, फोर्थ यूनिट निकाल रहे हैं उस पर भी ले सकते हैं, और फिफ्थ यूनिट निकाल रहे हैं उस पर भी ले सकते हैं। तो अगर तीनों को जोड़ोगे आप, कितना हो गया? 5/10। तो ऐसे ही कोई पर्टिकुलर यूनिट अगर हमें लेनी है सैंपल में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सैंपल साइज अपॉन पॉपुलेशन साइज की। तो इसे भी आप याद रखेंगे रिजल्ट को। अगला रिजल्ट क्या है, ये आपको पहले से पता ही है। द प्रोबेबिलिटी, द पॉसिबल नंबर ऑफ सैंपल विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। मैंने MST4 में बताया था आपको कि अगर हमारा विद रिप्लेसमेंट है तो जो हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे वो 1/n होंगे, और विद रिप्लेसमेंट में, विद रिप्लेसमेंट में इतने होंगे, और NCN ये होंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आता है, ट्रू फॉल्स में आता है, सॉरी, तो उससे आप निकाल सकते हैं। In simple random sampling, the mean sample mean is an unbiased estimate of population mean। तो ये सब थ्योरम्स आपको कुछ नहीं करनी है, अब आप इन सबको भूल जाइए, डेरिवेशन कोई नहीं करनी है, बस न्यूमेरिकल है, इसका एक न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये भी नहीं करना। एक ये रिजल्ट याद रखना है बस। यहाँ एक तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी बुकलेट में है। इन सिंपल एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, द वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन। वेरिएंस हमने पढ़ा था कितना था? सिग्मा स्क्वायर अपॉन n पढ़ा था आपने जब पॉपुलेशन नॉर्मल थी। वेरिएंस ऑफ x बार वहां पे MST4 में। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि जो वेरिएंस होगा x बार वो 1/n कैपिटल N S स्क्वायर। S स्क्वायर क्या था? पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन मीन स्क्वायर, सॉरी, इन विदाउट रिप्लेसमेंट में। और विद रिप्लेसमेंट में कितना होगा? एक और ये भी आपने याद रखना है, वैसे तो बुकलेट में है ही, मैंने बताया फॉर्मल बुकलेट में, सॉरी, ये डेरिवेशन नहीं करना है आपने, ये विद रिप्लेसमेंट में है। ये भी आपने याद रखना है। तो पहले वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस एन, वहां पे एल्शियम ले लिया मैंने, n कैपिटल N सॉरी स्मॉल n S स्क्वायर। ये भी वेरिएंस है किसका? x बार का। ये है विदाउट रिप्लेसमेंट में। तो अब ये बताना है इनमें कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा है विदाउट विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? चलिए बताइए, अब आपकी बारी आई, कौन सा लार्ज होगा, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? यस, कोई बताएगा? नहीं। ओके चलिए मैं बताता हूं। एस स्क्वायर से तो स्क्वायर काट सकते हैं आप, एस तो सेम है ही दोनों में, एन अपॉन इसमें भी है इसमें भी, ये भी कट गया। अब यहां पे देखते हैं ये क्वांटिटी, ये है n-n और ये है n-1। तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी बड़ी होगी? n-n बड़ा होगा या n-1 कैप ज्यादा होगा? चलिए पुट करके देख लेते हैं। कैपिटल N को आपने 10 रखा और स्मॉल n को 5 रख लेते हैं। n-1 बड़ा होगा ना सर? n-1 बड़ा होगा, तो यानी ये ऊपर आ रहा है। तो वेरिएंस जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट में, विद रिप्लेसमेंट में ज्यादा होता है विदाउट रिप्लेसमेंट के कंपैरिजन में। ये भी ऑब्जेक्ट है, पूछ लेते हैं कभी कि किसका वेरिएंस ज्यादा होता है। तो वेरिएंस किस में ज्यादा होगा? विद रिप्लेसमेंट में ज्यादा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये भी आपने रिजल्ट याद रखना है। ये दिया हुआ यहाँ पे वेरिएंस ऑफ विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में, तो विद रिप्लेसमेंट वाला ज्यादा होता है। इसको आप देख लीजिएगा, इसको एक बार आप वैसे भी देख लीजिएगा, वैसे तो डेरिवेशन के लिए कभी आता नहीं है। ओके न्यूमेरिकल पे चलते हैं।
मेरिट और डीमेरिट देख लीजिएगा, आप देख सकते हैं। यस, ये न्यूमेरिकल हमेशा आता है एग्जाम में, इसको तो आप बिल्कुल पक्का करके चले जाइए। ये हमने कर रखा है वैसे, MST4 में किया हुआ है। ए सैंपल ऑफ 7 यूनिट्स 1 to 7 दिया उन्होंने, राइट ऑल पॉसिबल सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में सारे सैंपल लिखने हैं साइज 2 के। तो विदाउट रिप्लेसमेंट पहले पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है, कितने सैंपल पॉसिबल होंगे। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने याद किया था कि कितने होंगे, NCN। अब कैपिटल N कितना है भाई, 7, और कितने का सैंपल लेना है, 2 का। तो 7C2 हो गया। 7C2 को आप सोल्व करेंगे तो आएगा 7C2 दिस इज इक्वल टू कितना रहेगा, 21 सैंपल पॉसिबल होंगे। ठीक है, 21 पॉसिबल सैंपल होंगे। अब ये क्या कह रहा है सेकंड, given population verify that sample mean is an unbiased estimate of the population mean। यानी पॉपुलेशन की मीन की बात हो रही है, सैंपल मीन की बात हो रही है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन मीन निकाल लेते हैं। पॉपुलेशन मीन मतलब जो ये पॉपुलेशन की यूनिट्स हैं इनका मीन, तो इन सबको ऐड कर देते हैं और डिवाइड बाई 7 कर देंगे तो पॉपुलेशन मीन आ जाएगा। तो यहाँ इसने पॉपुलेशन मीन निकाल दिया, तो 4 आ गया। अब बात कर रहा है सैंपल मीन। सैंपल मीन तो सैंपल तो 21 होंगे, तो पहले 21 सैंपल हम लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, फिर सबका मीन निकालेंगे और फिर उनका भी मीन निकालेंगे, यानी ग्रैंड मीन निकालेंगे। तो ग्रैंड मीन क्या है, वो भी 4 ही आना चाहिए। ये वेरीफाई करा रहा है, क्या आप करके दिखाओ इसको। ठीक है भाई, कर देते हैं, चलिए करते हैं। पहले सैंपल तो ले लें, ये हमारे सैंपल बने। तो पहला बना 1 2 1 3, जैसे मैंने वहां बताया था ऐसे ही यहाँ पे करना है। इसका मीन निकाला और इन सबका फिर मीन निकाला। तो 85 डिवाइड बाई कितने से होगा, इनका मीन निकालना है। तो 85 टोटल कितने ऑब्जर्वेशन का बना, 21 का, तो 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 4। तो हमने ये शो कर दिया कि सैंपल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। ओके, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है वेरीफाई दैट, ये करा रहा है, इसको वेरीफाई करो कि वेरिएंस निकालो विद रिप्लेसमेंट से और विदाउट रिप्लेसमेंट से, और शो करो कि ये बराबर है। तो अगर इनके फार्मूले पता है तो निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या था हमारा, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का था, आपको याद होगा, तो ये था n माइनस n कैपिटल N स्मॉल n s स्क्वायर। तो ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, s स्क्वायर मेरे पास नहीं है, तो s स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। और एस स्क्वायर का फार्मूला कितना था, एस स्क्वायर था 1 अपॉन कैपिटल N माइनस 1 मीन, पॉपुलेशन मीन स्क्वायर x माइनस x बार का स्क्वायर। कैपिटल की बात हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन की होता है कैपिटल। तो n माइनस 1 तो पता है, n कितना है 7, तो ये तो हो गया 1 अपॉन 6। चलो जी ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, हर ऑब्जर्वेशन में से उसका मीन लेस करना है। पहली ऑब्जर्वेशन 1 है तो 1 माइनस उसका मीन, पॉपुलेशन का मीन कितना था 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस सेकंड ऑब्जर्वेशन है 2, फिर मीन माइनस मीन कितना है 4, इसका स्क्वायर, फिर ऐसे ही थर्ड, ऐसे ही कर लेंगे। तो ये आपका एस स्क्वायर दे देगा, यहाँ वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट। ऐसे विद रिप्लेसमेंट वाले में पुट कर लेंगे तो आप चेक करोगे कि वहां पे क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट वाले का वेरिएंस कम होगा विद रिप्लेसमेंट से। तो इसकी जरूरत नहीं है, अब आप इसको चाह सकते हैं तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इसका यूज ही नहीं हम करेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है इसकी, हम उस फार्मूले से कर रहे हैं डायरेक्ट। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये वैल्यू पुटअप करिए, एस स्क्वायर निकाल लिया इसने, पुटअप करी तो 1.67 आ गया। और विद रिप्लेसमेंट में इसने तो गलत लगाया, वही फार्मूला लगाओ आप जो हमने दे रखा है, तो आप उससे करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा उसकी जगह, तो वैल्यू अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़ी आ जाएगी। चलिए ओके, तो ये पूरी यूनिट हो गई। नहीं, सैंपल ये आप कट कर दीजिए, ये नहीं आता एग्जाम में, इसको हम कट करते हैं एट्रीब्यूट्स के लिए। फिर क्या रह गया इसमें, अब एट्रीब्यूट नहीं करवाते, बस खत्म हो गया। ये भी कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है समझी। ओके, तो आप इसको पूरा कर सकते हैं यूनिट को। एक यूनिट हुई आज इतना टाइम में। चलिए सेकंड यूनिट पे चलते हैं, 2 यूनिट हो पाएंगे लग रहा है, नहीं थर्ड यूनिट तक पहुंच गए, सही है। स्टडी फॉर रैंडम सैम्पलिंग, देखिए जैसे कल हमने करा था कि सीआरडी केवल वहीं पे एप्लीकेबल है जहां पे हमारी पॉपुलेशन होमोजीनियस होगी, जहां पे हमारी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होमोजीनियस है। इस तरह से ही जो हमारी बेसिक सैम्पलिंग है, इट इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड इट इज यूज्ड इन द केस वेयर द पॉपुलेशन इज होमोजीनियस। अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है और आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हैं तो दी इट विल नॉट गिव द
गुड रिजल्ट। तो अगर पॉपुलेशन जनरली तो सिंपल जनरली तो हमारी क्या होती है, होमोजेनियस नहीं होती है, तो वहां पे कैसे करेंगे और कौन से सैम्पलिंग यूज करेंगे। तो इफ द पॉपुलेशन इज नॉट होमोजीनियस, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे क्या किया था हमने, आपको याद होगा डिजाइन में हमने क्या किया था कि हमने होमोजीनियस ब्लॉक बनाए थे, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अगर पॉपुलेशन हमारी हेट्रोजीनियस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी prepare the groups of homogeneous unit. These groups are called strata in plural sense and stratum in singular form. वहां पे हमने उस ग्रुप का नाम रखा था ब्लॉक, यहाँ पे हम स्ट्रेटम बोलेंगे। एंड देन चलिए मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये मेरी पॉपुलेशन है, सपोज करिए ये होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है, पर ऐसे 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 और ये सब मेरे होमोजीनियस ग्रुप बन गए। इसका साइज मान लेते हैं n1 है, टोटल का साइज तो कैपिटल N है, और जो ये ग्रुप बने होमोजीनियस इनका साइज n1 n2 n3 n4 n5 और nk है मान लेते हैं। तो एक ये कह रहा है यहाँ कंडीशन क्या होगी जब ग्रुप हम होमोजीनियस बना लेंगे, जो भी बनेंगे हमारे, पहले एक सर्वे करना पड़ेगा इसके लिए भी हमें, कि पता लगाने की भाई कौन कौन से हमारे जो यूनिट्स हैं वो होमोजीनियस हैं। मान लो मुझे इनकम का सर्वे करना है, तो जनरली तो दिल्ली में तो कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पता है हमें कि यहाँ पे इस क्लास के लोग रहते हैं, डिफेंस कॉलोनी है या अदर कॉलोनी जैसे साउथ एक्स है, वहाँ पे इस तरह के लोग रहते हैं। कुछ एरिया हैं जहाँ पता है जैसे नजफगढ़ है, इस तरह में यहाँ पे किस कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो वहां तो हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग लगा सकते हैं। पर कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे मिले जुले लोग रहते हैं, तो वहाँ पे हमें स्ट्रेटिफाई करना होगा। तो पहले हम एक प्राइमरी सर्वे कर लेंगे कि उनकी कैटेगरी क्या है, उसके बेस पे हम ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। तो ग्रुप में डिवाइड कर लिया, तो मान लिया पहले वाले में n1 आए, दूसरे में n2 n3 nk, और ऐसे करेंगे कि एक यूनिट केवल एक ही ग्रुप में आए, ऐसा नहीं कि इसको इसमें ले लिया इसमें कंसीडर कर लिया। देन दीज आर कॉल्ड द स्टेटअप, एंड देन वी ड्रॉ ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ यूनिट फ्रॉम ईच ग्रुप। सबसे फिर हम एक स्पेसिफाइड नंबर, मतलब स्पेसिफाइड नंबर डिसाइड करेंगे बाद में कि कितनी यूनिट किससे लेनी है। और कैसे लेंगे, मान लेंगे पहले वाले से हमने n1 ड्रॉ करी, दूसरे वाले से n2 ड्रॉ करी, और तीसरे वाले से ऐसे ही nk से हमने nk ड्रॉ कर ली। और वो ड्रॉ क्योंकि अब तो होमोजेनियस बन गए, तो अब तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग से ड्रॉ कर लिया n1, इससे भी n1 n2 ड्रॉ कर लिया n2, और ऐसे करेंगे कि टोटल सैंपल साइज बन जाए हमारा n। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। यानी पहले हमने क्या करा, होमोजेनियस ग्रुप बनाए, और फिर वहां पे हमने सिंपल रैंडम सैंपलिंग को अप्लाई करके हमने सैंपल ड्रॉ करे। तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इसको आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये बताया कि यहाँ पे n होना चाहिए, ये n होना चाहिए, पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, कि भाई क्या क्या प्रिंसिपल यूज करने चाहिए। एक तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, जो यूनिट एक में आए वो दूसरे में नहीं आनी चाहिए। स्टेटा ऐसे होने चाहिए कि वो होमोजीनियस हो दैम सेल्फ, जो बनाया आपने ग्रुप को होमोजीनियस होना चाहिए। एंड हेट्रोजीनियस बिटवीन, ये भी आपको क्वालिटी याद रखनी है इसकी, जब ये बनाएंगे ग्रुप बनाएंगे कैसे बनने चाहिए, विद इन तो ये होमोजीनियस होने चाहिए, एंड बिटवीन ये हेट्रोजीनियस होने चाहिए। दो ही बहुत है इसमें। नोटेशन सेम नोटेशन रहेंगे जो मैंने अभी यूज करे हैं, कैपिटल हम दिखाएंगे उसके लिए। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। फिर बनाया पॉपुलेशन क्या,